नमस्कार। कभी सोचा है, एक तरफ लद्दाख जहां पारा -45 डिग्री तक चला जाता है, एकदम जमा देने वाली सर्दी। हाँ, और दूसरी तरफ राजस्थान जहां 55 डिग्री सेल्सियस मतलब झुलसा देने वाली गर्मी। बिल्कुल। या फिर मेघालय का मासिनराम, साल में 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। दुनिया में सबसे ज्यादा। और वहीं जैसलमेर जहां 20 सेंटीमीटर भी मुश्किल से होती है। मतलब ये कितनी जबरदस्त विविधता है भारत की जलवायु में। आज हम इसी के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर भारत की उष्ण मानसूनी जलवायु, उसको कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ये ऋतुएं कैसे बदलती हैं, और वो जो मानसून है, हाँ, मानसून, उसकी गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये भारत को समझने का एक अहम नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे कर्क रेखा देश को दो हिस्सों में बांटती है। हाँ, कैसे हिमालय एक दीवार की तरह काम करता है। समुद्र पास होने या दूर होने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तापमान पे। हाँ, और कैसे हवाओं का पूरा एक सिस्टम है, जेट स्ट्रीम्स वगैरह, जो पूरे साल मौसम को कंट्रोल करता है। तो ये जो इतनी विविधता है, हाँ, इसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या हैं? कहाँ से शुरू करें इसको समझना? देखिए, कई चीजें। सबसे पहली बात तो भारत की लोकेशन, उसकी स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। हाँ, लैटिट्यूड। कर्क रेखा, जैसा मैंने कहा, लगभग बीच से गुजरती है। तो जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय हुआ, ट्रॉपिकल। हाँ। और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल। इसे धूप का एंगल, तापमान, सब पर असर पड़ता है। फिर दूसरा और शायद सबसे जरूरी, हिमालय। हाँ, हिमालय का तो जिक्र होता ही है। ये एक तरह से जलवायु का नियंत्रक है। उत्तर से जो बर्फीली हवाएं आती है ना, साइबेरिया वगैरह से, हाँ। उन्हें रोक लेता है, वरना उत्तर भारत में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती। अच्छा। और साथ ही जो मानसून की हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिम से, बारिश वाली हवाएं। हाँ, बारिश वाली, उनको भी रोककर भारत के अंदर ही बारिश करवाता है, वरना वो शायद आगे निकल जाती। तो ये एक तरह से मौसम का बंटवारा करता है एशिया और भारत के बीच। वाह, मतलब सिर्फ सीमा का प्रहरी नहीं, मौसम का भी कंट्रोलर है। अच्छा, और समुद्र का क्या असर है? जैसे मुंबई और दिल्ली के मौसम में इतना फर्क क्यों? बिल्कुल, वो है समुद्र से दूरी। जो इलाके तट के पास हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, हाँ, वहां समुद्र का असर रहता है। वो तापमान को ना बहुत ज्यादा बढ़ने देता है, ना बहुत ज्यादा गिरने। इसे समकारी प्रभाव कहते हैं। अच्छा, मॉडरेटिंग इफेक्ट। हाँ। लेकिन जो इलाके अंदर है, दिल्ली, नागपुर, जोधपुर, वो समुद्र से दूर है। हाँ, तो वहां महाद्वीपीय जलवायु होती है। मतलब गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियां काफी ठंडी। तापमान का रेंज बढ़ जाता है। फिर है जमीन की बनावट, मतलब उच्चावच, पहाड़, पठार, मैदान। हाँ, जैसे पश्चिमी घाट। बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट का उदाहरण सबसे अच्छा है। मानसून की हवाएं आती हैं, घाट से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, पर हवा नीचे उतरती है, गर्म होती है, नमी कम हो जाती है, तो वहां बारिश बहुत कम। उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अच्छा, रेन शैडो एरिया। हाँ, इसीलिए मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह में कम बारिश होती है। और मेघालय में जो पहाड़ियों की बनावट है, कीप जैसी, हाँ, फनल शेप, वो हवाओं को फंसाकर ऊपर उठाती है, इसीलिए मासिनराम में इतनी ज्यादा बारिश होती है। एक और बेसिक कारण है जमीन और पानी का अलग अलग तरह से गर्म होना। हाँ, ये तो स्कूल में पढ़ा था। हाँ, ये मॉनसून की पारंपरिक समझ का आधार है। गर्मियों में जमीन जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाती है, तो लो प्रेशर बनता है। बिल्कुल, हवा ऊपर उठती है। समुद्र उतनी जल्दी गर्म नहीं होता, तो वहां हाई प्रेशर रहता है, तो हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। और सर्दियों में उल्टा। सर्दियों में उल्टा, जमीन ठंडी, हाई प्रेशर, समुद्र रिलेटिव गर्म, लो प्रेशर, हवा जमीन से समुद्र की ओर। और ये वो जेट स्ट्रीम्स की बात की थी शुरू में, हाँ, वो क्या चीजें हैं? वो कैसे असर डालती हैं? हाँ, जेट स्ट्रीम्स ये ऊपरी हवाएं हैं। मतलब जमीन से काफी ऊपर वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा की नदियां समझ लीजिए। हवा की नदियां? वाह। हाँ। तो सर्दियों में एक पश्चिमी जेट धारा हिमालय के दक्षिण में बहती है। पश्चिम से आती है? हाँ, पश्चिम से। और ये अपने साथ भूमध्य सागर वगैरह से नमी लेकर आती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अच्छा, वो जो सर्दियों में बारिश होती है उत्तर भारत में? बिल्कुल, उसी की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी भी। फिर गर्मियों में क्या होता है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ खिसक जाती है, हिमालय के पार। अच्छा।
और उसके जगह एक पूर्वी जलधारा बन जाती है जो भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर से बहती है। पूरब से आने वाली। हाँ, और माना जाता है कि ये पूर्वी जलधारा मॉनसून के अचानक और जोरदार आगमन में, जिसे मॉनसून बर्स्ट कहते हैं, उसमें मदद करती है। काफी जटिल है ये तो। जोर हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, लानीना से कभी-कभी ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत की ऋतुएं बनाते हैं। बिल्कुल। मौसम विभाग 4 मुख्य ऋतुएं बताता है। शीत ऋतु से शुरू करें, दिसंबर से फरवरी। हाँ, शीत ऋतु। इस समय सूरज जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो हमारे यहाँ खासकर उत्तर भारत में किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठंड होती है, तापमान 21 डिग्री से नीचे, कई जगह पाला पड़ता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है अक्सर। लेकिन दक्षिण भारत में क्योंकि वो भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है और समुद्री असर भी है, तो मौसम सुहावना रहता है। बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, 20-25 डिग्री के आसपास। इस मौसम में हवा का पैटर्न क्या होता है? उत्तर भारत में हाई प्रेशर बनता है। हाँ, जमीन ठंडी है, तो ठंडी सूखी हवाएं उत्तर पूर्व से बहती हैं। मैदानों में आकर इनकी दिशा थोड़ी पश्चिम की तरफ हो जाती है। ये हवाएं जमीन से आती हैं तो इनमें नमी नहीं होती, तो बारिश नहीं करती। आमतौर पर नहीं, लेकिन एक अपवाद है। तमिलनाडु? बिल्कुल, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। जब ये उत्तर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, नमी उठा लेती हैं। हाँ, नमी उठा लेती हैं और तट से टकराकर बारिश करती हैं। तो तमिलनाडु अपनी ज्यादातर बारिश इसी मौसम में पाता है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। और इस मौसम की दूसरी खास बात है पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर के आसपास बनते हैं और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ बहते हुए ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचते हैं। तो उनके आने से क्या होता है? इनके आने से मौसम थोड़ा बदलता है, तापमान हल्का सा बढ़ता है, बादल छाते हैं, उत्तरी मैदानों में हल्की बारिश होती है और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी। ये बारिश फसलों के लिए अच्छी होती है। बहुत अच्छी, खासकर रबी की फसल जैसे गेहूं, उसके लिए ये पानी अमृत जैसा है। और इनके जाने के बाद? इनके गुजरने के बाद अक्सर आसमान साफ हो जाता है, लेकिन फिर घना कोहरा छा सकता है और तापमान गिर जाता है, शीतलहर चलती है। अच्छा, फिर आती है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई या जून की शुरुआत तक, और उत्तर भारत में वो लू। हाँ, ग्रीष्म ऋतु। अब सूरज उत्तर की तरफ आ रहा है, उत्तरायण हो रहा है, तो किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। बिल्कुल, तो तापमान तेजी से बढ़ता है। खासकर मई जून में उत्तर पश्चिम भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, एक लो प्रेशर एरिया बनने लगता है वहां। पारा 45 से 48 डिग्री तक। हाँ, आराम से। और इसी मौसम में उत्तर भारत में वो गर्म सूखी हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। बहुत खतरनाक होती हैं। हाँ, और धूल भरी आंधियां भी चलती हैं जिन्हें आंधी कहते हैं। कभी कभी इनसे हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, जिससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। लेकिन इस गर्मी में भी कहीं कहीं बारिश होती है, मानसून से पहले वाली। हाँ, होती है। इन्हें प्री मानसून शावर्स या मानसून पूर्व बौछारें कहते हैं। इनके अलग अलग जगहों पर बड़े दिलचस्प नाम हैं। हाँ, जैसे केरल और कर्नाटक में इसे आम्रवर्षा या मैंगो शावर्स कहते हैं। आमों के लिए अच्छी होती होगी। हाँ, आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। फिर केरल में ही कॉफी उगाने वाले इलाकों में इसे फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम शॉवर कहते हैं, क्योंकि इससे कॉफी के फूल खिलते हैं। अच्छा। और पूरब में पश्चिम बंगाल और असम में ऐसी ही तेज तूफानी बारिश को काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी, ये नाम तो थोड़ा डरावना है। हाँ, क्योंकि ये कभी-कभी काफी नुकसान करती है, तेज हवा, ओले वगैरह। लेकिन ये चाय, जूट और चावल की फसल के लिए फायदेमंद भी होती है। असम में इसे बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। और फिर इंतजार खत्म होता है, आता है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, जून से सितंबर। इसका आना इतना नाटकीय क्यों होता है? मानसून बर्स्ट जिसे कहते हैं। हाँ, मानसून का फटना। जून के पहले हफ्ते के आसपास केरल के तट पर मानसून अचानक पहुंचता है, एकदम से। हाँ, गरज चमक के साथ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और तापमान में अचानक 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। वाह, राहत मिलती होगी। बहुत। इसके पीछे कई सारे मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जो लो प्रेशर बना था गर्मियों में, वो और गहरा हो जाता है। अच्छा। हवाओं के मिलने का एक क्षेत्र होता है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वो खिसक कर गंगा के मैदान के ऊपर आ जाता है। हवाओं की दिशा पूरी तरह उलट जाती है।
जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से आ रही थीं, वो इक्वेटर पार करके दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं कोरियोलिस बल के कारण और दक्षिण पश्चिमी बन जाती हैं। अच्छा, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून। बिल्कुल। और वो पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसकी हमने बात की थी, वो भी सक्रिय हो जाती है। ये सब मिलकर मॉनसून को भारत की तरफ खींचते हैं। तो ये हवाएं फिर पूरे देश में कैसे फैलती हैं? क्या एक ही धारा होती है? नहीं, भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार है ना, वो इन हवाओं को 2 शाखाओं में बांट देता है। एक अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अच्छा, 2 ब्रांचेस। हाँ, अरब सागर वाली शाखा ज्यादा मजबूत होती है। ये सीधे पश्चिमी घाट से टकराती है। और भारी बारिश। हाँ, पश्चिमी ढलानों पर बहुत भारी बारिश, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, घाट के पार पूर्वी ढलान पर जो सूखा वृष्टि छाया क्षेत्र। बिल्कुल। फिर ये शाखा आगे बढ़ती है मध्य भारत, गुजरात, राजस्थान की तरफ। दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। ये पहले म्यांमार तट और बांग्लादेश से टकराती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ये पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों जैसे गारो, खासी, जयंतियां इनसे टकराती है और यहाँ भी जबरदस्त बारिश होती है। मासिनराम, चेरापूंजी इसी शाखा से बारिश पाते हैं। अच्छा। फिर इसी बंगाल की खाड़ी शाखा की एक उपशाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है। मतलब कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाती है, समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, तो इसमें नमी कम होती जाती है। तो बारिश भी कम होती जाती होगी। बिल्कुल। कोलकाता में दिल्ली से ज्यादा बारिश होती है, दिल्ली में अमृतसर से ज्यादा। पूरब से पश्चिम की ओर बारिश घटती जाती है। लेकिन मानसून हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। कभी सुना है मानसून अच्छा रहा, कभी खराब। हाँ, यही तो मानसून की खासियत है, या कहें अनिश्चितता है। हाँ। इसे मानसून का मिजाज भी कहते हैं। मतलब इसके आने और जाने का समय बदल सकता है। कभी जल्दी आ गया, कभी देर से। बारिश की मात्रा भी हर साल अलग होती है। हाँ। और बारिश लगातार नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन खूब बारिश हुई, फिर हफ्ता 10 दिन बिल्कुल सूखा निकल गया। इसे मॉनसून में रुकावट या ब्रेक्स इन मॉनसून कहते हैं। अच्छा। ये ब्रेक्स क्यों आते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मॉनसून ट्रफ का खिसकना वगैरह, लेकिन नतीजा ये होता है कि बारिश रुक जाती है। अच्छा। और फिर अचानक दोबारा शुरू हो सकती है। और बारिश का वितरण भी बहुत असमान होता है। एक ही साल में कहीं बाढ़ आ रही होती है तो कहीं सूखा पड़ा होता है। मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहता है। फिर आता है मॉनसून का लौटना। अक्टूबर नवंबर, इसे शरद ऋतु भी कहते हैं। मौसम काफी अच्छा हो जाता है इस समय। हाँ, पीछे हटता मॉनसून या लौटता मॉनसून। हाँ। सितंबर के आखिर से सूरज दक्षिण की ओर जाने लगता है। हाँ। तो उत्तर पश्चिम भारत में जमीन ठंडी होने लगती है, लो प्रेशर कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे हाई प्रेशर बनने लगता है। तो हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। बिल्कुल। अब हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसे मानसून का लौटना कहते हैं। आसमान एकदम साफ हो जाता है, धूप खिली खिली रहती है, नमी कम हो जाती है, मौसम वाकई सुहावना होता है। लेकिन इस मौसम में पूर्वी तट पर खतरा बढ़ जाता है, आपने बताया था, चक्रवातों का। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब मानसून लौट रहा होता है तो वो जो लो प्रेशर का क्षेत्र है वो खिसक कर बंगाल की खाड़ी के ऊपर आ जाता है। अच्छा। और उस समय समुद्र का पानी भी गर्म होता है, तो ये स्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए बहुत अनुकूल होती हैं। तो ये चक्रवात फिर तट से टकराते हैं। हाँ, ये तीव्र चक्रवात बनकर भारत के पूर्वी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इनसे टकराते हैं और इनसे बहुत भारी बारिश, तेज हवाएं और काफी नुकसान भी होता है। और तमिलनाडु को इसी मौसम में ज्यादा बारिश मिलती है। हाँ, तमिलनाडु तट अपनी साल की ज्यादातर बारिश इसी लौटते मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून और इन चक्रवातों से ही पाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस मानसून के इंजन को, इसके मैकेनिज्म को और समझते हैं। वो जो पारंपरिक थ्योरी थी, जमीन और पानी का अलग अलग गर्म होना, हाँ, क्या वही मुख्य कारण है? वो पारंपरिक सिद्धांत है, हैली ने दिया था। स्थल और जल का विभेदी तापन, गर्मियों में जमीन गर्म, लो प्रेशर, समुद्र ठंडा, हाई प्रेशर, हवा समुद्र से जमीन की ओर, सर्दियों में उल्टा। हाँ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये काम करता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। खासकर मॉनसून का अचानक आना, उसकी तीव्रता, ये सब सिर्फ इससे एक्सप्लेन नहीं होता। फिर बाद में जैसे जर्मन मौसम विज्ञानी फ्लोहान ने कहा कि ये सिर्फ जमीन पानी का गर्म होना नहीं है,
बल्कि जो पूरी की पूरी हवा की पेटियां हैं ना पृथ्वी पर, जैसे ITCZ। हाँ, जैसे ITCZ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सूरज के साथ साथ उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। अच्छा। तो गर्मियों में जब सूरज उत्तर में होता है तो ITCZ भी गंगा के मैदान तक आ जाता है। इससे जो लो प्रेशर बनता है वो मानसून को खींचता है। सर्दियों में ITCZ दक्षिण चला जाता है तो उत्तर में हाई प्रेशर बनता है और उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। हाँ, और आज की जो समझ है वो क्या कहती है, जेट स्ट्रीम्स का रोल कितना अहम है? आज की जो आधुनिक समझ है वो इन दोनों चीजों को तो मानती ही है, साथ में ऊपरी हवाओं खासकर जेट धाराओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। मतलब जमीन पर जो हो रहा है और ऊपर हवा में जो हो रहा है, दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने बात की सर्दियों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का आना और पश्चिमी विक्षोभ लाना, हाँ। फिर गर्मियों में उसका उत्तर खिसक जाना और पूर्वी जेट स्ट्रीम का बनना जो मानसून बर्स्ट से जुड़ा है। तिब्बत के पठार का बहुत ज्यादा गर्म होना भी एक फैक्टर माना जाता है, वो भी ऊपरी हवाओं को प्रभावित करता है। तिब्बत का पठार कैसे? तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा और चौड़ा है, गर्मियों में वो बहुत गर्म हो जाता है। ये गर्मी ऊपर उठकर हवा के सर्कुलेशन को बदलती है, जिससे पूर्वी जेट स्ट्रीम को ताकत मिलती है और मानसून मजबूत होता है। तो मतलब ये कई सारी चीजों का मिला-जुला असर है। जमीन पानी का तापमान, ITCZ का खिसकना, जेट स्ट्रीम्स, तिब्बत का पठार। हाँ, और एल नीनो जैसे बाहरी प्रभाव भी, ये सब मिलकर भारतीय मानसून का जटिल तंत्र बनाते हैं। किसी एक फैक्टर से इसे पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। समझ गया। अब बात करते हैं बारिश के वितरण की। शुरू में ही हमने जिक्र किया था कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश, कहीं बहुत कम। तो पूरे भारत में पैटर्न क्या है? पैटर्न में बहुत ज्यादा असमानता है। कुछ इलाके हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर सालाना से ज्यादा, जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान। फिर पूरा उत्तर पूर्वी भारत, असम, अरुणाचल और खासकर मेघालय की पहाड़ियां, खासे जयंतियां, वहां मासिनराम और चेरापूंजी में तो 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। 1000 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर दूसरे छोर पर है बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र, जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसे राजस्थान? हाँ, पश्चिमी राजस्थान, खासकर जैसलमेर वगैरह, जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी इसी कैटेगरी में आता है। और पश्चिमी घाट का वो वृष्टि छाया क्षेत्र। हाँ, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना का अंदरूनी हिस्सा। बिल्कुल। बाकी ज्यादातर हिस्सों में मध्यम वर्षा होती है, 60 से 200 सेंटीमीटर के बीच। इसमें कुछ सामान्य पैटर्न देखे जा सकते हैं, जैसे पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है। हाँ, कोलकाता से दिल्ली की तरफ। बिल्कुल। प्रायद्वीप में तट से अंदर की ओर वर्षा घटती है, वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण। पहाड़ों पर हवा की दिशा वाले ढलान, मतलब विंडवर्ड साइड पर, हमेशा दूसरी तरफ लीवर्ड साइड से ज्यादा बारिश होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बारिश पर जमीन की बनावट यानी उच्चावच का बहुत गहरा असर है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसे पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। भारत की ज्यादातर मानसूनी वर्षा इसी प्रकार की है या इससे प्रभावित होती है। और जहां भी 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां खेती के लिए सिंचाई पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। इतनी सारी भिन्नताएं हैं तापमान में, बारिश में, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं उमस। फिर भी क्या कोई ऐसी चीज है जो पूरे भारत को जलवायु के नजरिए से एक सूत्र में पिरोती है, एक मानसूनी एकता? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इतनी भिन्नताओं के बावजूद दो चीजें हैं जो पूरे भारत को एक जलवायु एकता देती हैं। एक तो हिमालय की उपस्थिति। हाँ, वो प्रहरी। हाँ, और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण वो है मानसून की लय। मानसून की लय। हाँ, ऋतुओं का वो चक्र, गर्मी, बारिश, सर्दी, ये लय पूरे देश के जीवन को प्रभावित करती है। कैसे? देखिए, हमारा कृषि चक्र पूरी तरह मानसून पर आधारित है। मानसून के साथ खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, चावल, कपास, ज्वार, बाजरा। हाँ, फिर मानसून जाने के बाद सर्दियों में रबी की फसलें, गेहूं, चना, सरसों, ये पूरे देश में होता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। सही बात है। लोगों का पहनावा बदलता है ऋतुओं के साथ। गर्मी में सूती, सर्दी में ऊनी। हमारे त्योहार भी काफी हद तक इसी कृषि और ऋतु चक्र से जुड़े हैं। बैसाखी, पोंगल, लोहड़ी, होली। हाँ, ये सब फसलों से जुड़े त्योहार हैं। बिल्कुल। फिर पानी की जरूरत। भारत में साल के 7-8
महीने ज्यादातर इलाके सूखे रहते हैं। बारिश मुख्य रूप से मानसून के 3-4 महीनों में ही होती है, और वो भी अनिश्चित। उसमें भी ब्रेक्स आते हैं। तो पानी की अहमियत, पानी का इंतजार, मानसून की आस, ये पूरे देश का एक साझा अनुभव है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शहर में रहने वाला हो, गर्मी से राहत और खेती के लिए सब मानसून का इंतजार करते हैं। ये बात तो है। और एक और विरोधाभास है जो भारत को जोड़ता है, वो है सूखा और बाढ़ का एक साथ होना। मतलब ये मानसून का अजीब चरित्र है कि भारत का कोई भी हिस्सा इन दोनों आपदाओं से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे असम, वहां भी कभी कभी सूखा पड़ सकता है। अच्छा। हाँ, और जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान या गुजरात, वहां भी अचानक बाढ़ आ सकती है। हाँ, ये तो सुना है। तो ये जो विरोधाभास है, ये पूरे देश को जल संरक्षण और प्रबंधन की जरूरत का एहसास कराता है। ये सारी चीजें, ऋतुओं की लय, मॉनसून पर निर्भरता, पानी की जरूरत, सूखे बाढ़ का खतरा, ये सब मिलकर भारत को एक मानसूनी एकता प्रदान करती हैं, क्षेत्रीय भिन्नताओं के बावजूद। तो हमने देखा कि भारत की जलवायु वाकई में विविधता और एकता का एक अनूठा संगम है। हिमालय का वो विशाल प्रभाव, समुद्र की नजदीकी दूरी, जमीन की बनावट, फिर वो ऊपरी हवाएं, जेट स्ट्रीम्स, ऋतुओं का अपना अपना रंग, और इन सब के ऊपर मॉनसून, जिस पर हमारा जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गहराई से निर्भर है। ये वाकई एक बहुत जटिल और दिलचस्प प्रणाली है। बिल्कुल, और ये प्रणाली हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि मानसून अपने स्वभाव से ही कितना अनिश्चित है। मानसून का मिजाज है। हाँ। और ये बाढ़ और सूखे का विरोधाभास भी भारत की एक स्थायी हकीकत है। सही है। तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि एक देश जो अपनी पहचान के लिए मानसून पर इतना निर्भर है, वो एक ही समय पर अपने अलग अलग हिस्सों में पानी की इतनी कमी और पानी की इतनी अधिकता या तबाही, दोनों से कैसे जूझता रहता है। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है, ये हमारे जल प्रबंधन, हमारी कृषि योजनाओं, हमारी आपदा तैयारियों और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की हमारी रणनीतियों के लिए एक केंद्रीय चुनौती है। इस पे लगातार सोचना, समझना और काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भारतीय जलवायु और मानसून की इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।